Good morning, everyone. Today we are going to start with class 9th, chapter 1 of history, that is the फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए, उसके आउटकम्स भी निकले, बट हम इस पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और उस दौरान उस रेवोल्यूशन के कुछ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी कैसे काम करती थी, कैसी होती थी। तो फ्रेंच सोसाइटी वहाँ पे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट वॉज क्लर्जी, जो कि वो लोग होते थे जो चर्च के मैटर्स में या फिर चर्च में के थ्रू काम करते थे या चर्च के लिए काम करते थे। सेकंड, नोबिलिटी, ये जैसे कि हमारे राजा महाराजा, मिनिस्टर्स, ये वो लोग होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम करते थे। और जो थर्ड स्टेट होता था, उसके अंदर रेस्ट ऑफ द पीपल होते थे, जो जैसे कि बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि हम इंडिया के केस में भी देखते थे कि वर्ण सिस्टम जब होते थे तो ब्राह्मण टॉप मोस्ट, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र होते थे। कुछ इसी टाइप का सिस्टम यहाँ पे भी था। जो यहाँ पे चर्च की बात करते हैं हम, क्लर्जी को वो टॉप मोस्ट हमारी सोसाइटी या स्टेट माना जाता था। उसके बाद नोबिलिटी और उसके बाद थर्ड स्टेट होती थी। कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता था। तो जैसे कि हम इसके अंदर भी देखते हैं कि जो थर्ड स्टेट है वो भी आगे पार्ट्स में डिवाइडेड होता था। जो थर्ड स्टेट में जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते थे या हाई इनकम ग्रुप कहते थे जिसको, उनमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स ऐसे लोग आते थे। वेयरएज कि जो उनसे कम इनकम वाले या फिर जिनकी ज़मीन कम है, पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सब उनसे भी नीचे काउंट किए जाते थे। तो ऐसे करके फ्रेंच सोसाइटी, वहाँ के लोग ऐसे डिवाइडेड होते थे। तो जब ये ऐसे डिवाइड होता है कि किसी भी सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद एक इनइक्वालिटी शो होती है, एक इनइक्वालिटी राइज होती है, जिसके अंदर लोगों के अंदर कभी कभार आउटरेज भी डेवलप होता है, जो कि एक रेवोल्यूशन की फॉर्म बन जाता है। तो अब हम कुछ कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं कि जैसी ये सोसाइटी थी कि ऐसे डिवीज़न हो रखा था सोसाइटी का, तो इसकी वजह से क्या कॉजेज़ बने जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, या फिर उन कॉजेज़ ने रेवोल्यूशन को जन्म दिया। तो हम कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। तो कॉजेज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। पहला है सोशल कॉज। तो सोशल कॉज के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो सोशल कॉज के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ की टॉप मोस्ट स्टेट्स होती थी, जो कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी होती थी, तो उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे और वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज एंजॉय करते थे। तो आप कुछ सोचिए कि जो भी वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होती थी, इवन दो कि वो लेस पॉपुलेशन है या कुछ है, तो उन लोगों को टैक्स नहीं देना और वो लोगों के पैसे से एक ऐसी लैविश लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जो कि उनको उनकी मेहनत से नहीं, हेरिडिटरी पोस्ट से मिलती है, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये हेरिडिटरी पोस्ट के लोग, या फिर अगर हम ये बोलते हैं कि हाई सोसाइटी वाले लोग, ये चीज़ नहीं समझ पाते कि वो पैसा या मेहनत करके जो कमाया हुआ पैसा था, या उनके जो प्रिविलेजेस हैं या उनकी लैविश लाइफ है, वो कहाँ से आ रही है, ये किन के पैसों से आ रही है, उनके क्या रिसोर्सेज हैं। वेयर एज जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, जो बिजनेसमैन, पीजेंट्स, फार्मर्स होते थे, सिर्फ उन्हीं से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जिसके थ्रू पूरा स्टेट रन किया जाता था, पूरी कंट्री को रन किया जाता था।
और वो टैक्सेस भी ऐसा नहीं था कि एक बार दे दिए तो वो टैक्सेस ख़त्म हो गए। कुछ टैक्सेस तो डायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिनको हम टाइल्स कहते थे। कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के बाद भी उन्हीं पीजेंट्स वगैरह से या फिर उन बिजनेसमैन से वसूल किए जाते थे इनडायरेक्ट फॉर्म में। एंड दैट इज़ जैसे कि जो फूड कमोडिटीज़ होती थी, सॉल्ट, टोबैको या डेली यूज़ आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह होगी, ब्रेड्स हो गए, इनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते थे। तो जब ऐसी आइटम्स के ऊपर टैक्सेस लगते हैं जो कि नॉर्मल फूड आइटम्स हैं, तो ये इन्फ्लेशन राइज करती है। एंड ऑब्वियसली अगर सिर्फ एक कंट्री के अंदर जो हायर सोसाइटी है वो टैक्सेस नहीं दे रही, जो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, और जो कम कमा रहे हैं वो टैक्स देंगे, और उनके बाद उनके ऊपर टैक्सेस के साथ साथ एक लैविश लाइफ जो रिच पीपल जी रहे हैं उनका बर्डन भी आएगा। तो एट द एंड कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बन जाएगा एक रेवोल्यूशन का। इसके अलावा इन थर्ड स्टेट के लोगों को एक और टैक्स भी देना पड़ता है जिसको हम टाइथ कहते थे, और वो जो टैक्स होता था पीजेंट से वसूल किया जाता था, जो कि चर्च की मेंटेनेंस के लिए होता था। चर्च कलेक्ट करता था, चर्च की मेंटेनेंस, उसकी फंक्शनिंग वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें फॉलोअप होती थी उसके लिए होता था। तो जो वहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता था, उस स्ट्रक्चर से ये चीज़ एक निकल के आती है कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास थी वो सिर्फ वहाँ की पॉपुलेशन की 10% होती थी, 10% को शो करती थी, बट वो 60% वहाँ का लैंड ओन करती थी। वेयरस जो बाकी 90% पॉपुलेशन होती थी, जो थर्ड स्टेट को जिसको हम कहते हैं, उनके पास सिर्फ 40% लैंड था। तो अब एक बार आप सोच के देखिए कि एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन पीपल, और वो सिर्फ एक कंट्री के 40% लैंड को ओन करते हैं, वेयरस 1 to 2 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली, जब क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन 28 मिलियन के अराउंड थी, वो 60% उस कंट्री का लैंड ओन करती है। तो अगर हम जनरली देखें कि मान लो कि एक सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी है, तो 90% पॉपुलेशन सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। डैट मीन्स कि बहुत सारे लोग एक छोटी वैल्यू पे या छोटी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होएगी कि खेती कर रहे हैं और सिर्फ उसी से कमा पा रहे हैं और सारे बंदे उसी पे डिपेंडेंट है, तो हर पर्सन की ऑलरेडी इनकम कम रहेगी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है और प्रोडक्शन भी एक लिमिटेड लेवल पे ही हो सकता था। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट में हम ये देखते हैं कि जो 18th सेंचुरी में जो पहले पॉपुलेशन होती थी, ऑब्वियसली धीरे धीरे जब एग्रेरियन सोसाइटी या फूड की शॉर्टकमिंग्स को या कम किया गया, दूर किया गया, तो पॉपुलेशन राइज हुई, इनकम लेवल राइज हुए इनिशियली 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। बट जब रेवोल्यूशन का टाइम आता है जो कि 18th सेंचुरी के एंड में होती है, तो उस टाइम पे देखते हैं कि पॉपुलेशन राइज बहुत ज़्यादा थी वहाँ की, और जो फूड की जो डिमांड थी, ऑब्वियस ही बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड डिमांड भी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो उसके बाद दो ही केसेस हो सकते हैं, आइदर कि फूड की डिमांड को पूरा किया जाए, और वो ऐसे हो सकता है या तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। अगर वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाती ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, और होगा क्या कि भाई सारे बंदे बहुत लिमिटेड इनकम रखेंगे, और अगर वो लिमिटेड इनकम है, इनकम लेवल्स रो है, तो प्राइसेस राइज हो रहे हैं। जैसे ब्रेड जैसी कमोडिटीज़ होगी या फिर सॉल्ट हो गया जिनके ऊपर टैक्सेस भी लगे हुए हैं, तो इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा उड़ जाएंगे क्योंकि लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नमक के पैसे ज़्यादा हैं तो वो चीनी यूज़ करने लग जाएं, उनको नमक ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें, ऐसे गुड्स या ऐसे मटेरियल्स
बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए जनरली हम आज की डेट में भी देखते हैं कि ऐसी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाते, बट उस टाइम के हिसाब से वहाँ पे टैक्सेस लगे हुए थे। और जैसे ही इन सब के प्राइस इंक्रीज़ हुए, लोगों की इनकम लेवल तो बढ़ा ही नहीं, तो ये देखा गया कि लोगों के पास पेट भरने के लिए भी खाना नहीं बचा, कि हाँ जो अपने लिए उगा रहे हैं वो अपने लिए भी नहीं रख पा रहे, उनको बेचना पड़ रहा है ताकि उनके पास पैसे आए। या फिर बहुत मेजर वहाँ पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, फैमीन तो नहीं बट हाँ फूड शॉर्टेज देखी गई। अगर हम अब पॉलिटिकल कॉज को डिस्कस करते हैं, तो पॉलिटिकल कॉज के लिए हम पहले ये समझते हैं कि जो वहाँ के किंग थे लुइस 16, जिनके दौरान ये रेवोल्यूशन हुई, तो लुइस 16 को पहले क्राउन किया गया, उनका कोरोनेशन हुआ 1774 में। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आपको भी पता होगा कि फ्रेंच आर्मी या फ्रेंच अपना दबदबा बनाना चाहती थी एज द कॉलोनियल पावर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जब वो एक टाइम था जब आप कॉलोनियलिज्म की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हो और अपना इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो एज ए कॉलोनियल पावर, तो आपको बहुत जगह वॉर्स लड़नी पड़ती थी। और जब वॉर होती है तो वॉर के सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि इकोनॉमिकली वो हैवी होती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट वॉर के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब लुइस 16 कोरोनेशन हुआ 1774 में, तो इससे पहले फ्रांस बहुत मेजर वॉर लड़ चुकी थी, जैसे ब्रिटिश के साथ लड़ते रहते थे। और इससे थोड़े टाइम पहले ही एक वॉर हुई थी, 7 ईयर वॉर फ्रांस और ब्रिटेन में। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉर थी या बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसका फ्रांस के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था रेवोल्यूशन लाने के लिए। दैट वाज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है इक्वालिटी का। तो पॉलिटिकल कॉज के अंदर जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो ये चीज़ भी पाई जाती है कि जो वॉर का इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जो कंट्री को या नोबिलिटी या क्लर्जी को जो भी लैविश लाइफ या फैसिलिटी या प्रिविलेजेस होते थे, या फिर नॉर्मल वर्किंग होते थे वहाँ के कोर्ट्स की, आर्मी की या गवर्नमेंट को रन करने के जो एक्सपेंसेस होते थे, वो भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो इस केस में लुइस 16 ने ये डिसाइड किया कि वी विल इम्पोज मोर टैक्सेस। तो अब आप सोच के देखिए कि पहले ही जो थर्ड स्टेट है वो टैक्सेस पे कर रही है, हायर क्लास टैक्सेस पे नहीं कर रही है, और ये प्लानिंग चल रही है कि एक और टैक्स को इम्पोज किया जाए। जहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, फूड की शॉर्टेज चल रही है, वहाँ पे लोग टैक्सेस कैसे भर रहे थे। इसलिए ये इवेंट्स जो हुए, इसने एक रेवोल्यूशन को डायरेक्शन देनी शुरू करी, एक शेप देनी शुरू करी। तो जब टैक्सेस को इम्पोज करने का किंग ने डिसाइड किया, तो किंग के पास या मोनार्क के पास अलोन पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर पाए। ये डिसीज़न लेने के लिए मोनार्क को एक मीटिंग कॉल करनी होती थी, जो वहाँ का एक ट्रेडिशन होता था या रूल्स होते थे, स्टेट्स जनरल मीटिंग। इस स्टेट्स जनरल की मीटिंग को हम ये समझ सकते हैं कि हर स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। जैसे कि 3 स्टेट्स की हम बात करते हैं तो क्लर्जी में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, नोबिलिटी में से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, और थर्ड स्टेट में से जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो इकट्ठे मीटिंग करेंगे और उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो फ्रेंच सोसाइटी का हाल उस टाइम पे ऐसा था कि जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, जो 1789 में कॉल करी गई दैट ईयर,
उससे पहले या उससे प्रीवियस मीटिंग 1614 में कॉल करी गई थी। तो आप सोच के देखिए, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 170 ईयर्स अप्रॉक्स। इतना टाइम लगने के बाद ऐसी मीटिंग को कॉल किया गया। तो जब ये मीटिंग हुई, उस इवेंट को समझते हैं। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाई गई। लुइस 16 ने इसको कॉल किया और मीटिंग का एजेंडा था टैक्सेस को इंक्रीज करना। जब भी स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाती थी तो उसका सिस्टम ऐसा होता था कि हर स्टेट का एक वोट होता था, चाहे उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव कितने भी हो, बट उसका एक वोट काउंट किया जाता था और मेजॉरिटी से ही वो पास हो जाती थी। तो जब 1789 में इस बार ये मीटिंग बुलाई गई, तो हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, नोबेलिटी और क्लर्जी, उसके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए ईच, और जो थर्ड स्टेट थी वहाँ से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। बट ऑब्वियसली हायर क्लास ने अपने आप को ज़्यादा अच्छा से रिप्रेजेंट किया और थर्ड स्टेट की रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं हुई। उनको अलग से एक स्टैंड एट द बैक का सिस्टम जो पहले से चलता आ रहा था वही फॉलो करना पड़ा। बट इस बार सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि थर्ड स्टेट के जो बंदे हैं वो डिसीजंस को एक मेजॉरिटी वे में जो राजा ने और चर्च ने मिलकर डिसाइड किया उसको फॉलो कर ले, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे टैक्सेस के नाम पे, फ्रूट प्राइसेस हाई के नाम पे। तो जब ये मीटिंग हुई तो थर्ड स्टेट के लोगों ने ये प्रपोजल दिया किंग को कि अब ऐसा नहीं होगा जो पहले सिस्टम फॉलो होता था कि हर स्टेट का एक वोट काउंट होगा। इस सिस्टम को चेंज किया जाए और हर रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट काउंट किया जाए, और उस वोट्स के बाद जो मेजॉरिटी आएगी वो डिसीजन माना जाएगा। जैसे कि 300 + 300 और 600 ऐसे 1200 लोग थे, उन 1200 लोग का इंडिविजुअल वोट काउंट होगा और उसके थ्रू जो डिसीजन आएगा वो माना जाए। बट एट द एंड ये हुआ कि किंग ने ये जो प्रपोज़ल था इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, और जो क्लर्जी के लोग थे उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो असेंबली से तो उस टाइम पे चले गए। जैसे कि ये इवेंट 5 मई को किया हुआ था, तो उस टाइम पे ये लोग वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं इन प्रोटेस्ट, और ये जो टैक्सेस थे वो इम्पोज नहीं होते। बट ये देखा जाता है कि जैसे कि हमने भी अभी डिस्कस किया कि जो थर्ड स्टेट है वो 90% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है वहाँ की, एंड दैट 90% पॉपुलेशन वाज इन टर्मोइल। तो उन्होंने ये देखा, थर्ड स्टेट के जो लीडर्स थे जैसे मिराबियो एंड एबिसेआइस, इन्होंने ये चीज़ सोची कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द मास पॉपुलेशन, देन वाई शुड वी बैक ऑफ। और इन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि अब हम नेशन के एस्पेक्ट में डिसीज़न लेंगे, अब हम मोनार्की की नहीं सुनेंगे। तो जो थर्ड स्टेट के लीडर से मिराबियो, इन्होंने एक घोषणा करी कि अब वो नेशनल असेंबली बनाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करेंगे जिसके थ्रू वो मोनार्की की पावर को कंट्रोल करेंगे, मोनार्की पावर को कंट्रोल करेंगे। बट इनिशियली जब ऐसा प्रपोज़ल रखा गया और इस न्यूज़ के बारे में आगे पता चला, मोनार्क को पता चला, जब ये घोषणा हुई बाय द थर्ड स्टेट लीडर्स एंड थर्ड स्टेट मेंबर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी किंग
इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। बट फ्रांस में उस टाइम पे सिचुएशन बहुत वर्स हो गई थी। जो फ्रूट के प्राइसेस थे एज वी डिस्कस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, सेल्समैन थे, उन्होंने उसकी होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो एक इवेंट होता है जहाँ पे बहुत सारी वुमेंस ने जो वहाँ के ब्रेड शॉप्स वगैरह होती है उनको लूटना शुरू कर दिया, और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह होती थी जैसे कि सॉल्ट, टोबैको जिसको हमने डिस्कस किया, स्पेशली ब्रेड्स, वो वहाँ से ले जाने शुरू किए। ऑब्वियसली लोगों के अंदर एक आउटरीच आ गया था। ये सब देखते हुए कि लोगों के अंदर एक आउटरीच भी है, और थर्ड स्टेट के लोगों ने थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करेंगे, नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो ये चीज़ देखते हुए जो वहाँ के किंग लुइस थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया ऑन 14 जुलाई, और अपने जो सेना थी उसको पेरिस में भेज दिया, जो वहाँ की कैपिटल होती थी, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ, इस प्रोटेस्ट को ऑप्रेस कर पाएँ और इस सब चीज़ों को रोक पाए अपने कंट्रोल में लाने के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं। उनका ट्रूप भेजना, उनकी आर्मी भेजना एक तरीके से चिंगारी का काम कर गया। जो लोग पहले ही गुस्से में थे, उन्होंने, क्राउड ने फोर्ट पे अटैक कर दिया, बैस्टिल फोर्ट पे अटैक किया और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बैस्टिल फोर्ट वहाँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्ट होता था, जहाँ पे प्रिजनर्स भी होते थे, और रूलर वहाँ से मेनली रूल करता था, अपने जो भी लॉज एंड ऑर्डर्स पास करने होते थे। तो उन्होंने उस फोर्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि लोगों को वो फोर्ट पसंद ही नहीं था, ड्यू टू मैनी सच रीजंस। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे प्रिजन्स वगैरह होते थे या लोगों को सज़ा दी जाती थी, तो वो एरिया किसी को पसंद नहीं था। और लोगों ने इसको इतना बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया कि विद इन फ्यू आवर्स अपने घरों पे फोर्ट की ब्रिक्स को ले जाने लगे थे। कि इतना आउटरेज था लोगों के अंदर कि वहाँ जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने सबको वहाँ पे मार दिया था। सिर्फ एक किंग बचे थे जो वहाँ पे होते नहीं थे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते थे, वहाँ पे सबको लोगों ने वहाँ पे मार दिया। तो जब एक ये आउटरीच देखा किंग ने, मोनार्क ने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वो अब लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और किंग ने अपनी जान भी बचानी ही थी। तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए किंग ने ये डिसाइड किया कि जो नेशनल असेंबली की घोषणा थर्ड स्टेट ने करी थी, हम उसको रिकॉग्निशन दे देते हैं, और हम जो भी वो कानून पास करेंगे या जो भी लॉ बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे ही किंग ने ये घोषणा करी, रिकॉग्निशन दी, 4 अगस्त 1789 को उसी असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, जो कि लैंडलॉर्ड या प्रिविलेजेस सिस्टम्स होते थे। और साथ ही साथ उन्होंने उसी ऑर्डर के साथ टैक्सेस को भी अबॉलिश कर दिया। इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेट होती थी क्लर्जी को, या जो उनके प्रिविलेजेस होते थे, जो उनके मेंबर्स को मिलते थे, उसको भी गिव अप करने को कहा, क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे कि वो प्रिविलेजेस अब उनको मिले। और जो भी टैक्सेस वगैरह होते थे जो कि चर्चेस पे जाते थे, जिसको टाइट्स कहते थे, उन सब को भी उन्होंने ऑर्डर के थ्रू अबॉलिश कर दिया। और जितना भी लैंड चर्च के पास होता था
या फिर फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स के पास होता था, उन्होंने वापस छीन लिया। और जो भी ऑर्डर पास हुए, उन ऑर्डर के थ्रू उन्होंने फ्रांस के अंदर लुइस 16 को किंग तो रहने दिया, बट अपनी पावर के अंडर रखा, अपने रूल के अंडर रखा। दैट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश होती है तो किंग्स के हाथ से पावर चली जाएगी, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करें कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश होती है, एक बार थर्ड स्टेट के हाथ में पावर तो आ जाएगी, बट उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या किंग ने कैसे एक्ट किया, या चर्च का क्या रोल था, इसके बाद हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।